इंडिया में जहाँ पे इतने इतने डाइवर्स कल्चर्स हैं, इतने डाइवर्स रिलीजन्स हैं, हमेशा से कहीं ना कहीं एक रिलीजियस अनरेस्ट रहा है थोड़ा बहुत। सेकुलरिज्म का जो कंसेप्ट है उसको पंथ निरपेक्षता बताया गया है, धर्म निरपेक्षता नहीं। जो प्रॉब्लम शुरू होती है वो तब होती है जब हम धर्म और पंथ को मिक्स इंटरचेंज कर देते हैं। धर्म के ऊपर लड़ाई उन लोगों की होती है जिनको धर्म का मतलब ही नहीं पता। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यहाँ पर किसी पंथ की बात तो नहीं हो रही कि यदा यदा ही धर्मस्य हिंदू धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जो रिलीजियस सेक्ट्स हैं, कम्युनिटीज हैं, उनमें एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि आपके रिलीजियस साइट्स पहले आए कि हमारे रिलीजियस साइट्स पहले आए। जो ढांचा था, चाहे वो धार्मिक ढांचा हो, जहाँ पूजा अर्चन होता, वो इबादत होती, उसको ध्वस्त किया और उसके ऊपर कुछ और बनाया जो उनके पंथ का था। कालिदास की संस्कृत पाणिनि की संस्कृत से अलग है। वो कुछ मंत्र पढ़ रहा है इजिप्शियन बुक ऑफ द डेड से, और वो मम्मी जो है कांप कांप के जिंदा हो गई। जैसे हम लोग सो के जब उठते हैं और टुंडे कबाब कोई चस्का लगा दे तो वैसे हम लोग फौरन उठ जाए। बड़े बड़े इतिहासकार अपने आप को बताते कि भाई हम लेफ्ट विंग हिस्टोरियन है या राइट विंग हिस्टोरियन है। एक राष्ट्र के रूप में हमारी क्या प्राथमिकताएं हैं? हमारी लखनवी तहजीब गोमती की तहजीब हो सकती है। इलाहाबाद की तो ऐसी हवा है कि एक वक्त में कोई आपको फारसी बोलता हुआ दूसरे वक्त में संस्कृत में किसी तीसरे को गाली देता हुआ मिलेगा। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बात कही। जब हम आर्कियोलॉजी या आर्कियोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स दैट पॉप्स अप इन आवर हेड इज इंडियाना जोन्स। ही इज चेजिंग ममीज एंड बहुत हाई चेज ट्रेजर हंट्स चल रहे हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट रियल आर्कियोलॉजी, वो थोड़ा इससे डिफरेंट होता है। इनफैक्ट ऐसा होता ही नहीं है। इट रिक्वायर्स पेशेंस, इट रिक्वायर्स परसिवियरेंस, डीप रिसर्च। ऐसे ही एक आर्कियोलॉजिस्ट आज हमारे साथ में है, who is also referred to as the youngest archaeologist of India। तो आज आप उनसे समझेंगे कि एग्जैक्टली आर्कियोलॉजी क्या होती है, उनकी खुद की पर्सनल जर्नी के बारे में जानेंगे। एंड देन वील आल्सो टॉक अ लिटिल अबाउट हिज वर्क विद ASI, एंड उन्होंने काफी पुराने एंशिएंट साइट्स पे भी काम किया है। तो वो सारी बातें हम आज करते हैं। तो चलिए, लेट्स वेलकम मिस्टर अर्श अली। Thank you, such a pleasure. And you took the right name, as I'm also wearing his color, Indiana Jones. Right. So it is out of sheer luck that I've been sort of, addressed as Indiana Jones. It's always a pleasure and honor being in Lucknow. Right. And of course that too at your place. Thank you so much for having me. The pleasure is all ours. Okay, so इंडिया में जहाँ पे इतने डाइवर्स कल्चर्स हैं, इतने डाइवर्स रिलीजन्स हैं, हमेशा से कहीं ना कहीं एक रिलीजियस अनरेस्ट रहा है थोड़ा बहुत। सो एक ऐसी फैमिली से आना जहाँ पे आप एक मल्टीपल वर्शिपिंग हो रही है, कहीं पूजा हो रही है तो कहीं नमाज पढ़ी जा रही है। ऐसे में जब आप गुरुद्वारे में जा रहे हैं या आप गुरुद्वारे में जा रहे हैं, ऐसे में जब आप थोड़े बहुत भी अगर ये रिलीजियस अनरेस्ट देखने जाते हैं, अगर दिखता है कभी, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? वो उसको मतलब व्हाट फीलिंग्स डू यू हैव जब ऐसी कोई चीज, ऐसी घटना कोई सामने आती है? देखिए, सबसे पहले तो यदि हम इतिहास की बात करें तो भारतवर्ष जैसी विशाल भूमि में और इसके जो एक भव्य इतिहास की हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि जो ये रिलीजियस अनरेस्ट है ये इट केम विद द कमिंग ऑफ द टर्क्स एंड द अरब्स। उससे पहले भी था, बिटवीन द बुद्धिस्ट एंड द सो टू स्पीक द ब्राह्मणिकल एडवेंट्स ऑफ फेथ। आप चाहे पुष्यमित्र शुंग को देख लीजिए, भाई उनके बारे में बौद्ध ग्रंथों ने ये कहा है, दिव्य वदान या शोक वदान या महादीप वंश महावंश ऐसी बहुत सी पुस्तकें जिसमें उनको बताया गया कि भाई ये बौद्ध भिक्षुकों के ये आलोचनाकार थे, इन्होंने बहुत से स्तूपों को गिराया, तोड़ा। उसके बाद हूण आए गुप्त वंश के अंतिम क्षण में, जहां पर उन्होंने भी बौद्धियों के खिलाफ काफी अपराध किए, काफी उन्होंने, हम कह सकते हैं कि उनको ध्वस्त करने का प्रयत्न किया। और अशोक भी कहे जाते हैं बौद्ध ग्रंथों में कि वो पहले शैव थे और बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया। लेकिन यदि आप अशोक को उनके अभिलेखों से समझने का प्रयत्न करें, उन्होंने कहीं भी ये नहीं बोला कि मैं बौद्ध हूं या मैं हिंदू हूं या मैं शैव हूं या मैं वैष्णव हूं या मैं शाक्त हूं या गाणपत्य हूं या सौर्य हूं। इनको हम ग्रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने धर्म की परिभाषा, पहले तो हम एक चीज पे आते हैं, धर्म और पंथ। यदि आप, क्योंकि एक कानून के छात्र के होने के कारण संविधान की यदि आप हिंदी संस्करण को पढ़िए, उसकी ट्रांसलेशन पढ़िए, तो सेकुलरिज्म का जो कंसेप्ट है उसको पंथ निरपेक्षता बताया गया है, धर्म निरपेक्षता नहीं। धर्म निरपेक्ष मतलब कि आप सत्य से अपने आप को वंचित कर दे रहे हो, कि धर्म अधर्म
आपके लिए कुछ नहीं है। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो धर्म की ग्लानि जब होगी तब मैं प्रकट होऊंगा अधर्म को खत्म करने के लिए। तो यहाँ पर किसी पंथ की बात तो नहीं हो रही कि यदा यदा हि धर्मस्य हिंदू धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ऐसा तो बोला नहीं गया। फिर बोला गया परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। फिर से धर्म की बात की गई कि धर्म के संस्थापन के लिए मैं युग युग में आऊंगा। तो यहाँ किसी पंथ की बात नहीं हो रही। जब हम धर्म की परिभाषा देखें तो धर्म संस्कृत के धातु धृ से आता है, और धृ का मतलब होता है धारण करना। किस चीज का धारण करना? एथिक्स का धारण करना, मानवता का धारण करना, आध्यात्म का धारण करना। आप नास्तिक हो सकते हो, मगर आप ये कहो कि मैं आध्यात्मिक नहीं हूं, तो ये गलत हो जाएगा। कोई व्यक्ति विधर्मी हो सकता है, अधर्मी हो सकता है, लेकिन वो किसी, या फिर कह सकते हैं कि नास्तिक हो सकता है, वो किसी भगवान पे या ईश्वर या अल्लाह पे यकीन नहीं करता, मगर कोई ऐसा व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैं अधर्मी हूं, हाँ। या मैं अनएथिकल हूं, मैं मानवहीन हूं, कोई नहीं कहता। तो धर्म असल में पंथ के ऊपर है, और भारत की जो परंपरा है वो धर्म पर आधारित है, पंथ पर आधारित नहीं है। आई एग्री विद यू, बट देन समहाउ और फिर आजकल आप जब देखते हो तो यहाँ पर भी हमें कुछ दिखता नहीं है। मान के मैं अगर आपको सच में बताऊं तो ये चीजें हमेशा होती आई हैं, होती रही हैं, हो रही हैं और होंगी, किंतु भारतीय मन, भारत का मन इन सब से बहुत परे है। आप शहर के इंस्टाग्राम और फेसबुक और साउथ दिल्ली और लखनऊ और इलाहाबाद से थोड़ा बाहर निकल के आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, तो वहां पर आज भी जो परंपरा है, जो ठेठ जमीनी परंपरा है, वो बहुत हद तक, क्या मैं कहूँगा, पूर्ण रूप से मिलनसारी का है। लोग आपस में एक दूसरे के मिलते हैं, जुलते हैं, त्योहार मनाते हैं, और सदियों से ये चलता आ रहा है। और भारत की परंपरा किसी संविधान पर आधारित नहीं है। यदि किसी संविधान में कोई शब्द डाला गया, नहीं डाला गया, जो भारत की परंपरा थी, तो भारत की लोक मानव की परंपरा थी, वो तब भी थी और अभी भी। संविधान हमारा बहुत बाद में आया, और संविधान बाद में आया, 1950 में इसको लागू किया गया। फिर श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1976 में 42nd अमेंडमेंट लाकर सेकुलरिज्म, सोशलिज्म डाला। मगर अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को देखिए, the debates that were prepared when the constitution was being drafted for right. 2 years, 11 months, 18 days in total, from the 9th of December 1946 to the 26th of November 1949. Secularism was always a part and parcel of the constitution. फिर बाद में केशवानंद भारती केस में भी इसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट बताया गया। और भारतीय संस्कृति में पंथ निरपेक्षता भी रही है और धर्म निरपेक्षता लेकिन कभी नहीं हो सकती। तो अशोक ने भी धम्म की बात की है अपने अभिलेखों में। इयम, मैं प्राकृत में आपको बता रहा हूँ, ये भाषा 2500 साल पहले भारत में बोली जाती थी, जो उनके अभिलेखों में भाषा। इयम धम्म लिपि देवानम पियेन पियदसि लाज्य एवं आयंदीन कंटिन्यूस, कि ये लिपि, इयम लिपि, धम्म लिपि, धर्म की लिपि है। देवानम पियेन, देवताओं के प्रिय, अशोक का एक टाइटल था कि देवताओं का प्रिय पियदसि के द्वारा लिखित की गई है धम्म लिपि, इयम धम्म लिपि। तो धर्म का तात्पर्य उनके लिए भी था। अब वो गौतम बुद्ध से वो बहुत प्रभावित थे, मगर उन्होंने बिहार में भी 4 गुफाएं खुदवाई, और उस समय एक पंथ होता था आजीविक, उनको उन्होंने दान दी। अभिलेख है उनके बिहार में बारबर गुफाओं में, जिन्हें हम बारबर गुफा कहते हैं, गया जिले में। उनके पोते दशरथ, उन्होंने 3 गुफा खुदवा के आजीविकाओं को दान दिया। उस समय जिनको जैनियों को पहले निर्ग्रंथनाथ पुत्र कहते थे, महावीर भगवान के आने से पहले, क्योंकि उनसे पहले जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने जो पंथ की स्थापना करी उसे निर्ग्रंथ कहते थे, उनको निर्ग्रंथ कहा गया और उनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ पुत्र कहा गया। तो जैनियों का वो नाम हमें अशोक के अभिलेखों में मिलता है। अशोक छोड़िए, अकबर ने जैन मुनियों को अपने फतेहपुर सीकरी बुलाया। एक जैन मुनि थे, उनसे सूर्य के सहस्त्र नाम उन्होंने याद करे, और ऐसा उनके ही दरबारी, चाहे वो अब्दुल कादिर बदौनी हो या अबुल फजल हो, बताते हैं कि शहंशाह आला सुबह सुबह उठ के सूर्य की तरफ मुख किए,
फतेहपुर सीकरी में एक लकड़ी के बने स्ट्रक्चर पर सूर्य के सहस्त्र नाम बोलकर प्रणाम नमन करते थे. So for the Mughals, for the Timurids, the sun was a very potent symbol of Right. kingship. उन्होंने सहस्त्र नाम याद कर लिए. महाभारत का अनुवाद संस्कृत से उन्होंने फारसी में राजमनामा के तौर पे कराया. रामायण का उन्होंने अनुवाद करवाया. उसके अलावा वो मतलब बहुत चीजें हैं. बताऊंगा तो शुरू हो जाएगा तो खत्म नहीं होगा. भारतीय परंपरा अटल है, अटूट है और सनातन है. सनातन का तात्पर्य ये जो काल और भय से परे हो. और आप जितने भी देवी देवताओं के मुद्राओं को देखें, ज्यादातर लोगों ने अभय मुद्रा दिया. अभय मुद्रा, तो अभय मुद्रा तो हमें बताते हैं कि आप अभय मन से आप आगे चलिए. और गीता के 16वें अध्याय के पहले मंत्र में ये लिखा है कि सात्विक गुण के जो व्यक्ति उनके क्या गुण होते हैं. तो अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम. अभयम सबसे पहले कि अभय मुद्रा में जो हो, सत्व हो, शुद्ध हो, ज्ञान योग में विलीन हो, व्यवस्थित हो. तो ये सात्विक प्रणाली की सबसे पहली शुरुआत है अभय होना. तो भारतीय परंपरा, भारतीय धर्म, भारतीय पंथ, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति अभयत्व का हमें सुस्मरण देती है. अग्रीड, करेक्ट. एंड आई थिंक बस वही चीज है कि जो प्रॉब्लम शुरू होती है वो तब होती है जब हम धर्म और पंथ को इंटरचेंज कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं. अब राजनीति तो देखिए होती रहती है, ना हो तो उल्टा मुझे मजा ना आए धर्म पर. और धर्म पे राजनीति कहाँ नहीं होती. आप पूरे मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, जहां पर एक मतलब यहाँ तो 4 लोगों के घर में लोग एक साथ प्यार से नहीं रह पाते हैं. कुछ ना कुछ मन मुटाव होता है. तो यहाँ तो एक बड़े विशाल उपमहाद्वीप की बात हो रही है. और धर्म के ऊपर लड़ाई उन लोगों की होती है जिनको धर्म का मतलब ही नहीं पता. यदि आप धर्म का धारण कर लें तो आपके लिए, जैसे सन्यास लेते समय भी जो सन्यासी होता है वो संकल्प लेता है, मेरे लिए सारे शत्रु मित्र बराबर हैं, मैं सबको क्षमादान दूं, मेरे लिए सब समान हो. तो ये संकल्प करना ही यह दिखाता है कि धर्म का तात्पर्य है जब आपके लिए, आपके इंद्रियों के लिए सही बुरा, अच्छा ना अच्छा, लाइक्स डिसलाइक्स, चॉइसेस सब बराबर हो जाए. यही धर्म है. जब आप सबको समान रूप से देखें, सबको एक दृष्टि से देखें, तभी आपको शांति का अनुभव होता है, जिसे बौद्ध निब्बण कहते हैं, महानिर्वाण या निर्वाण. और हमारे सनातन संस्कृति में इसे मोक्ष कहते हैं. या फिर जैनियों में इसको कैवल्य कहते हैं. बहुत सी चीजें. ओके, सो मूविंग ऑन, हु अर्शली एक्चुअली इज? देखिए, अर्शली जो है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अर्शली का जन्म प्रयागराज में हुआ, जिसे इलाहाबाद भी कहते हैं. तो प्रयाग भूमि संगम भूमि है. यहाँ 3 नदियों का संगम होता है, गंगा जी का, यमुना जी का, और ऐसा किंवदंती है कि सरस्वती जी का भी. इसीलिए इसको त्रिवेणी संगम कहते हैं. और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ इस शहर में एक चौथी नदी भी आती है जो थेम्स नदी है, क्योंकि अंग्रेजों ने इस शहर को बसाया, इसको संवारा, इसको सजाया, इसको अपनी राजधानी बनाई पूर्ण यूपी के लिए, इससे पहले कि 1922 में लखनऊ जो है राजधानी बनी. तो थेम्स का भी संगम यहाँ में मिलता है. कहने का यह तात्पर्य है कि जिस प्रकार अर्श अली का जन्म स्थान अपने आप में एक संगम नगरी है, अर्श स्वयं एक संगम का प्रतीक है, ऐसा लोग कहते हैं. ओके, हम अभी जानेंगे आपसे कि हमारा मानना है कि जिस प्रकार से किसी नदी को उतना पूजनीय केवल उस नदी को नहीं मानते जितना कि किसी संगम को माना जाए, उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्थान यदि संगम को समावेश करता हो, चाहे संस्कृतियों का संगम हो, भाषाओं का संगम हो, विचारों का संगम हो, सभ्यता का संगम हो, वो ज्यादा पूजनीय है, ज्यादा सम्माननीय है, और उसी की ज्यादा पूछ होती है. लोग उसी के ऊपर अध्ययन मनन चिंतन करना ज्यादा पसंद करते हैं. तो अर्शली आप कह सकते हैं कि एक, जैसे संस्कृत में हम कहते हैं कि भट्टभट्टू जो ब्रह्मचारी जो विचरण करता था और ज्ञान विज्ञान की खोज में इधर उधर भटकता था, अलग अलग गुरुजनों से मिलता था, उनसे ज्ञान प्राप्त करता था. और गुरु का मतलब यह नहीं कि हम केवल किसी एक को अपना गुरु मान लें और गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ज्ञान अर्जन करें. हम किसी से भी सीख सकते हैं. तो अर्श एक विद्यार्थी भी है और मन से हमेशा एक छात्र के रूप में अपने आप को देखते आए हैं. अरे वाह. और ना केवल पुरातत्व, अपितु भाषाओं में मैं अपने आप को 22 भाषाओं का छात्र कहता हूँ. लोग नहीं मानते, लेकिन मैं अपने आप को छात्र कहता हूँ. उसके ऊपर
अभी ज्योतिर्मठ के जगत गुरु जी से भी मुलाकात हुई, तो उसमें भी उन्होंने जब वो संगम आए थे, पधारे थे कुंभ में, तो उस चीज को सुन के वो भी प्रसन्न हुए कि आप अपने आप को छात्र मानते हैं, और वो भी 22 भाषाओं का छात्र। वकालत का भी, कानून का भी मैं छात्र हूँ। और बस समझ लीजिए कि संगम रूपी, जैसे संगम की कभी धारा गंगा की ज्यादा हो या कभी यमुना की ज्यादा हो, वैसे धाराएं मन मस्तिष्क में बदलती रहती है। करेक्ट। तो आप भी पूरे वो संगम आपके अंदर बसी हुई है कि बिकॉज जो आपकी पर्सनालिटी है, सो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो टेल अस समथिंग अबाउट दैट कि इतनी सारी चीजें एक साथ में, ये क्यूरियोसिटी, ये पैशन आया कहाँ से? Well, first of all, इलाहाबाद और प्रयाग itself is a city of conference, it's a city of संगम। और जिस शहर में आप देखिए समस्त भारतवर्ष में कोई शहर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर एक ठेठ ब्राह्मणकल, जैसे हम कल्चर कहते हैं, जिसका विवरण पुराणों में हो। आप किसी भी पुराण को उठा के देख लीजिए, उनमें तीर्थ महात्म्य है। वो खंड जो तीर्थ क्षेत्रों के बारे में बताते हैं पुराणों में, चाहे विष्णु पुराण हो, चाहे ब्रह्मांड पुराण हो, भागवत पुराण हो, देवी महात्म्य पुराण हो, हर जगह प्रयाग सर्वप्रथम स्थान पे आता है, इसलिए इसको तीर्थराज भी कहते हैं। तो ब्रह्मांडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिए तो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, सो टू स्पीक द फोकल पॉइंट ऑफ पुराणिक हिंदुइज्म एट लीस्ट। उसके बाद आप देखिए तो इलाहाबाद में, प्रयाग में किला भी है अकबर का। ओनली 3 of the entire forts that we have built by Akbar having a दीवाने आम and a दीवाने खास। तो दीवाने आम, दीवाने खास तो वहीं उपस्थित होता था जहां पर सरकार चलती थी। करेक्ट। आपका अकबर के समय इलाहाबाद में किला बना, आगरा में बना और बाद में लाहौर में बनाया गया। दिल्ली का बाद में उनके पोते शाहजहां ने बनवाया। तो इलाहाबाद का यह महत्व था। फिर जब अंग्रेज आए तो भाई लखनऊ की बात करें या दिल्ली की बात करें तो उनकी नजरों में तो ये बागी शहर थे, क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई और पहली बार भारतीयों ने अपनी आजादी की पहली लड़ाई लड़ने की कोशिश करी, तो लखनऊ, दिल्ली, ये सब तो उनके केंद्र थे। तो अंग्रेजों के दृष्टिकोण में ये बागी शहर थे। इसकी सजा भी इनको दी गई, इनको पूर्ण रूप से वंचित कर दिया गया। कलकत्ता आपकी भारत की राजधानी रही, और इलाहाबाद को इन लोगों ने उस वक्त का, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस कहते थे, जो आपके बिहार से के तट से लेके पेशावर तक इतना बड़ा प्रांत था, उसकी राजधानी इलाहाबाद बनी। बाद में ये यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ यूपी एंड अवध हो गया। और 1922 तक, जब तक राजधानी लखनऊ में नहीं रही, तब तक इलाहाबाद राजधानी रही। इलाहाबाद में ही 1764 के आसपास ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम के बीच में, आफ्टर द ब्रिटिश वर विक्टोरियस इन द बैटल ऑफ बक्सर। तो भारत की जो तारीख है वो इलाहाबाद में ही बदली जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी ली शाह आलम से। शुजाउद्दौला भी हार चुके थे, और भाई जो भगौड़े नवाब थे बंगाल के, वो तो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गए थे। हाँ। तो भारत की जो राजनीतिक इतिहास है या नॉर्मल जो इतिहास है, उसमें मुगलों से ईस्ट इंडिया कंपनी जो सत्ता आई वो प्रयाग इलाहाबाद में आई। उसके बाद जब 1857 की बगावत हुई तो प्रयाग में, इलाहाबाद में ही क्वींस प्रोक्लेमेशन पढ़ा गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जिसमें बोला गया कि अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म होता है और ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश ताज का शासन भारत पर चलेगा। मतलब डायरेक्टली अंडर द सुजेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, नो ईस्ट इंडिया कंपनी इन्वॉल्व। वो इलाहाबाद में पढ़ा गया। इट इज कॉल्ड द सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके वीपी सिंह, आप यू नेम इट, 7 out of 15 have some connections from इलाहाबाद। और इलाहाबाद की तो ऐसी हवा है कि एक वक्त में कोई आपको फारसी बोलता हुआ दूसरे वक्त में संस्कृत में किसी तीसरे को गाली देता हुआ मिलेगा। और वो खुद है टीचर, मान लीजिए प्रोफेसर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट का। एक त्रिपति साहब थे, उन्होंने ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आज से 30-40 बरस पहले एक ऐसा नुक्ता उन्होंने पॉइंट आउट कर दिया कि ऑक्सफोर्ड वालों को पूरी कॉपीज मंगवानी पड़ी वापस, और उस पॉइंट को उन लोगों ने रीएडिट किया, फिर रीपब्लिश किया और उनको क्रेडिट दिया। और वो थे वाइस चांसलर ऑफ द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एडेप्ट इन संस्कृत, उर्दू, मैथमेटिक्स, ही वर्कड ऑन मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ संस्कृत ग्रामर। संगम सिर्फ हमारा नहीं, और भी लोगों का है। तो जो स्टार्टिंग हुई इनटू आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री, इट इज वेरी नेचुरल, and especially belonging to a place like Allahabad and having family roots to Kaushambi, which is near Allahabad, one of the ancient most archaeological sites of the country in historical times.
you have to have an interest in archaeology. So you hear your family traditions, legends, and then you're also born in a very multi-religious family. We हमारे one side of the family like Rajputs converted to Islam, other side Punjabi Sikhs, Kashmiri Pandits and lot many more. So आप देख रहे हैं कि अपने परिवार में एक तरफ लोग पूर्व दिशा में मुख कर पूजन अर्चन कर रहे हैं और दूसरे जो परिवार के लोग हैं वो पश्चिम की तरफ मुख कर नमाज अदा कर रहे हैं. अब कभी कभी ऐसा भी हुआ कि भाई भुरके वाली जो हमारे रिश्तेदार थे उनको हमने प्रणाम कर लिया पैर छूकर और जो दूसरे साइड वाले थे उनको अस्सलाम वालेकुम भी कर दिया. बट देन व्हेन यू आर बोर्न इन सच अ environment and that very positive environment in which everyone is talking about ideas, everyone is talking about philosophy, about culture, और मजा ये था कि त्योहार कोई भी शगुन हमें मिलता था. तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी था. नेगेटिव तब तक है जब तक आप उसको नेगेटिव समझो. दिवाली भी आपकी, ईद भी है हमारी. और फिर कंफ्यूजन ये कि अगर दोनों क्लैश कर गए जैसे होता है इस बार हुआ, नवरात्रि पड़ गई ईद के दिन, अब उसमें क्या किया जाए. सो वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट वेरी वेरी I would say flexible in an approach. That the essence of life, the essence of India as a whole, the essence of history even, if you may allow me, is a concoction. It's taken and it's very eclectic. It's taking in things from variety of directions into a simple entity. You know, it's something that Shakespeare has said in the Hamlet. Aha, are you nice or are you right? So we tend to do the same to other people. Aha, are you right? So actually questioning the credibility. Right. But it is to us to decide in which direction to go. And of course, it's a direction of knowledge that I chose to, embark my path. Okay. So that's actually a very wonderful amalgamation of all the cultures that you have. But you mentioned कि आपको 22 के around languages आती हैं. And आप ऐसा लोग कहते हैं. ऐसा लोग कहते हैं. आप क्या कहते हैं? हम तो कहते हैं कि भाई 22+1 एक नया हम सीख रहे हैं. अच्छा, ठीक. और सीखते जाएंगे. बिल्कुल. You said कि आप शायद अभी आपको पता चल भी गया होगा. थोड़ा बहुत वो निकलता है और फिर आप समझ भी नहीं सकते कि वो कब आपके मुख से निकल गया. कभी संस्कृत कभी प्राकृत, ऐसे ही चलता है. हाँ, नहीं, मेरी लैंग्वेज की जो नॉलेज है काफी लिमिटेड है. बट जो मैं पूछना चाह रही थी कि जब आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं या फिर जब आप किसी एक्सकवेशन साइट पे जाते हैं, कुछ आपको फाइंडिंग्स मिली, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, किसी कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसे में जब आपको ये मल्टीपल लैंग्वेजेस जो आती हैं, क्या ये कहीं हेल्प करती हैं? क्या आपके रिसर्च में यू फील कि ये लैंग्वेजेस जानना ऐड ऑन करती है उस रिसर्च में? बिकॉज हो सकता है किसी कल्चर की लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हो, एंड सिंस यू हैव सम नॉलेज ऑफ दैट लैंग्वेज, उस कल्चर को समझना, उस चीज को समझना, मे बी उस आर्टिफैक्ट को समझना थोड़ा आसान हो जाता है. बिल्कुल. और मैं आपको इस चीज पे थोड़ा सा प्रकाशित करके बताना चाहूंगा, प्रकाशवान रूप से आप इसको सुनिएगा, कि जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, ये स्रोत हम मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं. एक है जिसे हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत, what we call the archaeological sources. एक स्रोत है जिन्हें हम कहते हैं अभिलेख, inscriptions, जो पत्थरों पे पुराने समय के राजा ने, टू बी वेरी फ्रैंक इन दैट थिंग, कि राजाओं ने लिखवाया अपनी शान और शौकत बताने के लिए, अपने राजसिक गुणों का विवरण देने के लिए. तो वो इंस्क्रिप्शन एविडेंस है. द थर्ड इज जो हमें लेख मिलते हैं, जो हमें लिपियों में लिखे पुरातन पांडुलिपियां, पुस्तक अलग अलग भाषाओं में लिखी गई हो, वो हमारा तीसरा और मुख्य स्रोत है. इन 3 के आधार पर ही इतिहास लेखन का जो कार्य प्रणाली वो हम प्रारंभ करते हैं और इसी के आधार पर इतिहास लिखा जाता है. इतिहास लिखने की जो प्रणाली है उसको हम हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं. यदि आप भाषा का ज्ञान रखते हो, जो मैं विकस्मित रूप से कहूंगा कि आज के समय में जो हम देखते हैं, जो हिस्टोरियंस हैं बड़े बड़े, उनको भाषा का ज्ञान नहीं है. प्राचीन भारतीय इतिहास लिखने वाले को संस्कृत नहीं आती. ज्यादा से ज्यादा वो एक सर्टिफिकेट कोर्स कर लेंगे 6 महीने का. भाई हमने तो शास्त्री करी है 3 साल की, वो भी शुक्ल यजुर्वेद हम लोग को कंठस्थ से कराया गया. मैंने अपने रुचि में ऋग्वेद भी कंठस्थ से कर लिया, कुरान हाफजा कर ली. प्राचीन इतिहास लिखने वालों को संस्कृत, प्राकृत, पाली का ज्ञान नहीं. मध्यकालीन इतिहास लिखने वालों को फारसी और अरबी का ज्ञान नहीं. और फारसी भी ऐसी नहीं कि एक प्रकार की भाषा हो. ओल्ड पर्शियन अलग है, मिडिल पर्शियन अलग है, मिडिवल पर्शियन अलग है और आज की फारसी अलग है. यदि आप मुगल अभिलेखों को देखें या आप मुगल काल के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं,
जो उस समय की लिखी जब या बनाई पेंटिंग्स हैं, उनमें जो फारसी है वो आज के फारसी बोलने वाले या पढ़ने वाले नहीं समझ पाएंगे, एक एक शब्द को नहीं समझ पाएंगे। और काल और समय के अनुसार भी जो उसका प्रयोजन है वो मैटर डिफर करता आया है। विक्टोरियन इंग्लिश आज की इंग्लिश से अलग है। आज हम स्लैंग ज्यादा यूज करते हैं, स्पेशली अमेरिकन स्लैंग्स। विक्टोरियन इंग्लिश वुड बी मोर स्मूथ, एक्सूबरेंट, मोर joie de vivre मूवमेंट्स कमिंग इन। तो भाषा का ज्ञान तो अनिवार्य है इतिहास लेखन में। और यही दिक्कत होती है जब हम अपने प्राथमिक स्रोत को पूर्ण रूप से जान ना पाए। अगर हम ये जानते हैं कि इसमें ये चीज लिखी है और पूर्ण रूप से जानते हैं क्या लिखी है, तो हमें इसके एक इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज के समय में जो इतिहास के छात्र या जो इतिहास के विद्वान है, मैं अपने आप को विद्वान नहीं मानता, एक छात्र के रूप में जो मैं देखता हूँ वो ये कि भाषा का ज्ञान ना होने के कारण हम प्राइमरी सोर्स से पूर्ण रूप से वंचित हो जाते हैं। हम इसके आधारित जो किसी पहले विद्वान ने ट्रांसलेट किया हो, उसका कह सकते हैं कि संभाषण किया, उसको ट्रांसलेट किया हो, हम उस पर ज्यादा आधारित हैं। हम अपने मन मस्तिष्क का प्रयोग नहीं करते। हो सकता है कि यदि आप अपने मन मस्तिष्क का प्रयोग करें और भाषा का ज्ञान रखते हो, आप इस स्रोत को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हो, तो इतिहास का एक नया दृष्टिकोण उसमें खुल जाए। पहले के समय में मोबाइल तो होता नहीं था, तो लोग अपना समय काटने के लिए ग्रंथ याद कर लेते थे, भाषाएं सीख लेते थे और अपने आप को और एंटरटेन करने के लिए उपन्यास पढ़ते थे और बहुत टाइम है तो लिख भी लेते थे। बिल्कुल। अब व्हाट्सएप चैट में लिखने के अलावा कुछ नहीं बचा। और पहले पत्र लेखन का भी एक परंपरा थी। जो पत्र मान लीजिए 100-200 वर्ष पूर्व किसी ने लिखे, वो आज तक हमारे आर्काइव्स में। अब तो आपने व्हाट्सएप में 24 आवर्स के बाद डिसअपीयरिंग ऑप्शन डाल दिया। तो इतिहास का एक बहुत बड़ा स्रोत जो हम आने वाले इतिहासकारों के लिए संभवतः होता, वो आपने डिसअपीयर कर दिया, डिलीट कर दिया। तो हम बहुत से स्रोत खो भी रहे हैं अपने काल के। जो आने वाले पीढ़ी शायद उन स्रोतों के आधार पर हमारे इतिहास को लिखें, वो भी हम खो रहे हैं। तो उनको भी यदि वो भाषा समझ में ना आए कि ये इमोजी कह क्या रहा है, तो इमोजी भी एक भाषा है। अब जब तक आप इमोजी का ज्ञान ना रखते हो, उसको प्रयोग ना करें तो अच्छा है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हाँ, इनफैक्ट जो एब्रिविएशन यूज करते हैं हम, हमें अगर ऑफ कोर्स लिखना हो तो OFC लिख देते हैं। अभी क्या पता आगे जो जनरेशंस आएंगी वो समझ ही नहीं पाएंगे। हाँ कि OFC क्या है, व्हाट इज OFC, या BTW क्या है। मतलब हम लोगों को भी OMG, हाँ OMG ओ माय गॉड। तो भाषा का ज्ञान अनिवार्य है। और इतिहास लेखन में या किसी भी चीज में, वकालत में भी, भाई आज के वकील, हम तो भाई इलाहाबाद से ताल्लुक रखते हैं। इलाहाबाद प्रयाग में पहले के जो वकील होते थे उनको लैटिन आती थी, बिकॉज दे वर अप्लाइंग फॉर बैरिस्ट्री इन द यूके। सो वहां पर यू हैव टू जॉइन वन ऑफ द 4 inns, द मिडिल टेम्पल, इनर टेम्पल, ग्रेज एंड लिंकन्स। लैटिन वाज कंपल्सरी। अब जो भी आप लैटिन वर्सेस यूज करते हैं वकालत में, जैसे नेबो डेबिट विक्सारी प्रो उनो यातुम कॉजा, कि a man should not be punished twice for the same offense. You don't know how to spell and how to understand that, and it's a basics of Roman law from which derived let's say the modern Indian law during the British time. The concept of writs in the Constitution under Article 32 and 226 is under the Roman law. The concept of writs, that mandamus, क्यों वारंटो जो कोर्ट्स इशू करते हैं, all are under Roman law, based on Roman law, which is based on Latin. वहाँ भी भाषा का ज्ञान हमें अनिवार्य लगता है। अच्छा, तो जो ये जो कॉन्सेप्ट जो भाषा की होते हैं ना, कि ये डाउन द इयर्स ये चेंज होती रहती है, कई बार उसको लोगों को समझाने के लिए Sorry. उसको सिंप्लीफाई किया जाता है कि dumb it down for the people to understand it better. So same happens with history as well. कि जो शायद 200 साल पुरानी जो एक्चुअल जो वहाँ पे चीजें हो रही होंगी, जब वो लिखी गई तो शायद कुछ चेंजेस आ गए, जैसे जिसको कहते हैं लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, कि कुछ ना कुछ आप अपने इंटरप्रिटेशंस लिखते हो। Some things are between the lines. हाँ, some things are between the lines. ये बहुत ऐसे में एक्चुअल हिस्ट्री को समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। So क्या कोई राइट रिसोर्सेज हैं, कहाँ हमें जाना चाहिए, अगर हमें जेन्युइनली समझना है कि क्या चल रहा है, तो what should one do about it? Suppose I have a prime resource. For example, if I'm an archaeologist, incidentally I am. So you get something like, this is an artifact. Anything is an artifact. Whatever we get from the site, whether in India, in Egypt, in Greece, in the UK, whatever, whenever, wherever, anything that you use, anything that the people of the past use is an artifact. So studying the artifact requires certain methodologies. The methodologies can be either literary or non-literary. That what we call as the scientific methods of analysis. Literary may you need languages. But if there has to be a scientific analysis, you need to know science. Like chemical composition of this coffee which is inside this mug.
You need science, you need lipid analysis, you need biomolecule analysis. Hmm. If you want to have a literary methodology that is based on the classics, you need to have language with you. And उसमें भी भाषा का जो हमें परिवर्तन दिखता है वो इतना सूक्ष्म है कि आप पकड़ नहीं सकते कि ये इस काल में लिखा गया या ये उस काल में लिखा गया, भले वो एक ही ग्रंथ के अंदर में हो. जैसे ऋग्वेद में भी पूर्ण कहते तो ऐसे ही भाई किंवदंती में कि ऋग्वेद सर्वप्रथम सबसे पुरातन ग्रंथ है, मगर ऋग्वेद में भी कुछ ऐसे खंड हैं, कुछ ऐसे उसके हिस्से हैं जो बाकी हिस्सों से ज्यादा पुराने हैं. जैसे कि 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, दूसरे मंडल से 7वें मंडल जिन्हें हम गोत्र मंडल कहते हैं, ये ऋग्वेद के और पुरातन हिस्से हैं. Okay. जो दूसरा मंडल है ये वामदेव, ये आपके गृहस्थ समद के और उनके वंशों के देख रेख में जो है इसको कंपोज किया गया. उसके बाद जो तीसरा मंडल है ये विश्वामित्र के देख रेख में और उनके वंश के देख रेख में इसको कंपोज किया गया. तीसरा मंडल वामदेव, चौथा अत्रि, पांचवा भारद्वाज, छठा वशिष्ठ और सातवां आपके और ऋषि ऐसे कर्ण हो गए, अंगिरस हो गए. तो ये ऋग्वेद के और पुरातन हिस्से हैं. ये कैसे पता चलता है? भाषा के आधार पर कि संस्कृत भाषा भी एक नहीं है. कालिदास की संस्कृत पाणिनि की संस्कृत से अलग है. पाणिनि ने जब अष्टाध्याय की रचना करी तो उस समय उन्होंने वैदिक संस्कृत को कंठस्थ कर दिया सूत्रों में, जो क्लासिकल संस्कृत बना. वैदिक संस्कृत अलग है. ऋग्वेद की संस्कृत वैदिक संस्कृत से भी पुरानी है, या कह सकते हैं कि वैदिक संस्कृत ही ऋग्वेद की संस्कृत है, जो ओल्ड पर्शियन मतलब एवेस्टन से मिलती है, जो पारसियों की पवित्र ग्रंथ ज़ेंड-अवेस्टा की भाषा है. Okay. जैसे हफ्त हिंदू फारसी में संस्कृत में सप्त सिंधु बन जाता है. प्रोनाउंसिएशन का जो डिफरेंस है. हा को सा कर दीजिए, हफ्ता सप्त, हाँ. बहुत सी चीजें हैं. तो भाषा का ज्ञान, उसका परिवर्तन का ज्ञान वैसे ही अनिवार्य है जैसे इतिहास का ज्ञान, इतिहास के दृष्टिकोणों का ज्ञान है. मैंने बोला ना हिस्टोरियोग्राफी, अलग अलग स्कूल्स हैं. अब आजकल क्या जो हम फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे देखते हैं कि लड़ाई चली है लेफ्ट विंग वर्सेस राइट विंग, और कोई हमसे पूछता आप क्या है, हम समझते हैं कि भाई आप लेफ्ट बताइए क्या है, राइट बताइए क्या है. लेफ्ट का राइट का जो भी डिफरेंस है और या मिडिल सेंटर का जो भी डिफरेंस है, इट इज टू डू विद इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी. अगर आप ये मानते हैं कि कोई सरकार या कोई देश कैपिटलिस्ट मॉडल से चले तो आप लेफ्ट राइट विंगर माने जाते हैं कि भाई आप लिबरल हो, आप लिबरलाइज्ड इकोनॉमी के पक्ष पे हो, आप ओपन इकोनॉमी के पक्ष में हो, आप मार्केट फ्री ऑफ कंपटीशन जैसे एडम स्मिथ लेज़र का आप उसके पक्ष में हो. लेफ्ट विंग मतलब आप थोड़े से सोशलिस्ट हो. It means that you have a socialist tendency of economic organization. That the state should be the owner of the lands, the resources, the distribution of the resources, the property that the state has. The state has to distribute everything as per the requirements of the people, from each according to ability to each according to work. That is socialism. ये left wing हो गया. अब इतिहास में आपने इसको कैसे लेफ्ट विंगर और राइट विंगर हिस्टोरियन कर दिया? अब बड़े बड़े इतिहासकार अपने आप को बताते कि भाई हम लेफ्ट विंग हिस्टोरियन है या राइट विंग हिस्टोरियन है. जब तक वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ना हो, यू कैन नॉट से दिस इज लेफ्ट विंग और राइट विंग. इट हैज टू बी हिस्ट्री. और हिस्टोरिकल स्कूल्स के हिसाब से अपने आप को क्लासिफाई करना ज्यादा समझदारी होगी. जैसे ओरिएंटल स्कूल है, दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया. इट वाज अ वेरी appreciative approach of Indian history. William Jones, Jonathan Duncan, the founding of the Asiatic Society of Bengal in 1784. Then Indophobic, the likes of Macaulay, V.S. Smith. Ki India never knew rule, independent rule, sovereign rule. It was always like sort of engulfed by people from other parts of the world, and we are the newest people. And then you had the nationalist approach of history when the freedom struggle was in the wake. Then in the 1950s, you have what we call the Marxist approach of history, studying agrarian systems, socio-economic relationship between different groups. Marginalized groups were brought into the forefront. There was more democratization of history in India. But the problem with Marxists was that they used unilinear models from the West for a country of diversity like of India. Uske baad Subterranean आए, who said, nahi, there's nothing called Marxist, there's nothing on socialist or nationalist, there's something in the middle. And then you have other historians now who term themselves the right-wingers against the Marxists, but none of them has something to do or anything to do with the economic organization of society unless they focus on economic organization. So we tend to use words
whose meanings we don't know. The same goes with dharma and panth. राइट. सो एक बात इस पे करते हैं. जैसे आपसे जब मेरी पहले बात हो रही थी तो यू मेंशन कि गंगा जमुनी तहजीब. सो व्हाट अबाउट इट? यू आर ऑफ द ओपिनियन कि जब गंगा और यमुना दोनों ही लखनऊ में नहीं बहती तो हम यहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब ऐसा इलाहाबाद वाले कहते हैं. ऐसा इलाहाबाद वाला कहते हैं. आप भी इलाहाबाद से ही हैं तो जी. प्लीज हमें थोड़ा इसके बारे में Hey, for बताइए. me, having a label with Allahabad is doing injustice to me. Okay. Because since I was born in Allahabad, but most of my schooling has been from Lucknow. So my tale is a tale of two cities and includes South Delhi, which is Delhi. It's a tale of three cities. So I was born in Allahabad but brought up by three cities altogether. Okay. So for me, speaking for a city and against another would be injustice. But then, of course, you have to mark a line. Right. The line would be that, yes, speaking about Ganga Jamuni Tehzeeb in Lucknow would be doing injustice to Allahabad and to Lucknow too. भाई लखनऊ में ना गंगा बह रही है ना यमुना बह रही है. वेरी ऑनेस्ट. आपके यहाँ गोमती बह रही है. और गंगा यमुनी जमुनी तहजीब का जो हम विवरण देते हैं इस पूरे दोआब रीजन को देते हैं जो गंगा यमुना के बीच में. हम क्यों कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब है? क्योंकि गंगा को सनातन धर्म में पवित्र नदी माना गया और मुगल काल में यमुना के ही आसपास मुगल शहर बसाए गए, चाहे आगरा हो चाहे दिल्ली हो. तो एक प्रकार से यमुना को देखा गया कि ये कृष्ण की रासलीला, कृष्ण की लीलाओं के साथ साथ एक पर्शियनाइज्ड कल्चर, एक जैसे हम कहते हैं मुस्लिम कल्चर कहना गलत होगा, एक पर्शियनाइज्ड कल्चर, एक टर्किक कल्चर का एक केंद्र बन गया. और जब दोनों का समागम कर दीजिए तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी, गंगा जमुनी तहजीब सब आप आपस में यूज कर सकते हैं. विडंबना ये है कि दोनों का मेल प्रयाग में होता है और जिस शहर के लिए बोला जाता है कि यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है वो लखनऊ है. आपकी नवाबी तहजीब है या हम कह सकते हैं लखनऊ वाइट होने के कारण कि हमारी लखनवी तहजीब गोमती की तहजीब हो सकती है. ये एक अलग तहजीब है. इसे गंगा जमुना से जोड़ना इसका इनजस्टिस होगा, अमाननीय होगा. गोमती की सभ्यता, गोमती की संस्कृति, नवाबी जो परंपरा है, जो नवाबी संस्कृति है, ये लखनऊ की अलग विरासत है. तो क्या ये भी कंफ्यूजन धर्म और पंथ के कंफ्यूजन से ही निकला है? एक तरीके से, क्योंकि बहुत लोग दिल्ली में बैठे बैठे कहते हैं कि दिल्ली जो है वो गंगा जमुनी तहजीब का केंद्र, जबकि उनके यहाँ यमुना बहती है, वो भी मतलब अब यमुना कम है और यमुना का पानी और उसके ऊपर फोम अलग है. और गंगा और जमुना की जो तहजीब की हम बात करें तो भाई जिस समय गंगा और जमुना संगम कर रही है प्रयाग में, लखनऊ तो 500 साल पुराना है ज्यादा से ज्यादा एक शहर के रूप में. उससे पहले भी अवध की राजधानी फैजाबाद यानी अयोध्या में थी. इलाहाबाद तो उससे भी पुराना है. इलाहाबाद को तो कुंभ मेला दर्शन करने श्वेनजांग चाइना से भी आए थे 640 के आसपास हर्षवर्धन के समय, आज से 1200-1400 साल पहले, तब भी कुंभ होता था. गंगा जमुनी तहजीब एक प्रकार से देखे तो उचित नहीं है इस्तेमाल करना शब्द को. हम नवाबी तहजीब, लखनवी तहजीब, गोमती तहजीब कहें तो ज्यादा न्यायवर्धक होगा, न्यायपूर्ण होगा. ओके. सो मूविंग ऑन, एक बार थोड़ा आप आपके एक्सकेवेशंस के और आपके जो रिसर्च के बारे में अगर बात करें, सो आप राखीगढ़ी, सनौली, इन काफी एंशिएंट जो साइट्स हैं उन पे भी आपने काम किया है. बट देन एक आपका एक्सपीरियंस होगा जो एक फर्स्ट एक्सकेवेशन पे जाना है, एक फर्स्ट एक्सपीरियंस जो होगा. अगर आप हमें ये दोनों बताएं कि वो शुरुआत कैसे हुई कि एक जो फर्स्ट एक्सकेवेशन, फर्स्ट रिसर्च, मूविंग ऑन कि आप राखीगढ़ी एंड सनौली जैसे साइट्स पे भी आपने काम किया. Well, first of all, let's come back a little more earlier to the phase when I became interested into Egyptology. So I started with Egyptology. हाँ, उसमें भी आपने I think बहुत इंटरेस्टिंग एक मॉडर्न एम्पायर एंड इजिप्शियन, उससे पहले भी और भी चीजें. तो प्राचीन मिस्र में जो हमारी रुचि है वो तब आई जब हम मुश्किल से मेरे ख्याल में पहली या दूसरी कक्षा में थे और हमारी माता जी जानती थी कि हम किताबों के शौकीन हैं, किताब खोर जिसे कहते हैं. तो अलग अलग जगहों से इंसाइक्लोपीडियाज, सेकंड का स्टैंडर्ड का बच्चा क्या पढ़ेगा, शेक्सपियर और एडमंड बर्ग की किताबें. तो शी वुड ब्रिंग मी पिक्चर बुक्स. एक ऐसी किताब थी जो फ्लिप एंड ओपन बुक थी, एंशिएंट इजिप्ट की. इट वाज जस्ट 10 पेजेस लॉन्ग, बट इट वाज ब्यूटीफुल बिकॉज यू ओपन एंड फ्लिप इट एंड यू सी द इनसाइड ऑफ अ स्ट्रक्चर. When you flip it close, you see the exterior of the structure. I still have that book. So I became interested into mummies and pyramids and temples and the Egyptian gods and all that.
उस टाइम पे मम्मी एंड मम्मी रिटर्न्स मूवी भी आई थी, हाँ। सो यू बिकम मोर इंटरेस्टेड सीइंग कि वो कुछ मंत्र पढ़ रहा है इजिप्शियन बुक ऑफ द डेड से, और वो मम्मी जो है कांप कांप के जिंदा हाँ, हो गई। जिंदा हो गई, जैसे हम लोग सो के जब उठते हैं और टुंडे कबाब कोई चस्का लगा दे तो वैसे हम लोग फौरन उठ जाएं। बिल्कुल। तो जो काम बुक ऑफ द डेड का उस मूवी में था वही कॉफी का हम लोग के साथ है। जब तक पीते नहीं चाय कॉफी आंख नहीं खुलती, जिंदा नहीं होते। So I became interested into Egyptology. Thereafter, I started learning ancient Egyptian on my own. Okay. I was only in class third. उस समय गूगल नया नया भारत में आया था, डेस्कटॉप्स थे नए नए आए थे, so Google was a new thing and you type in, you get the whole grammars which right. are already uploaded by like people in the West. So I got this Gardner's grammar on ancient Egyptian, which is used by postgraduate students in the UK for studies of Egyptology and Egyptian तो ये hieroglyphs. आपने सेकंड क्लास में पढ़ाई की? ये हमने शुरू की और पढ़ते पढ़ाते इसको 2 साल लग गए, क्योंकि स्वयं सीखना है और एक एक चीज आप सीख रहे हो। और इजिप्शियन में you have more than 700 signs with individual sounds and meanings. So it's a very complicated. जिस भाषा में 700 उसकी लिपि में अक्षर हो तो कितनी complicated होगी आप समझ सकते हैं। Then around that time we came to Lucknow, and it was in class 8th that people started like telling like, Arsh, you are also getting interested into world history apart from our Egyptology. And उससे पहले हम अपने घर में जो मान लीजिए चूहा मरा हुआ पड़ा है या कोई जानवर मरा हुआ पड़ा है, सो हम मम्मीज के बारे में पढ़ के उनकी मम्मी बनाते थे। एक बार तो बेचारे पाप हमें पड़ा, बाद में गंगा जी ने धो दिया, एक चींटी तो उसको मारा। और उस वक्त में कैडबरी का जो गोल्ड फॉइल कवर होता था, अब नहीं मिलता, उसके अंदर नमक, किचन का नमक डाल के मम्मी बना देते थे। फुल ऑन एक्सपेरिमेंटेशन किया। सिंस क्लास 2nd क्लास 3rd। एक चूहा था मरा हुआ पड़ा था कहीं, उसकी मम्मी बना दी। बट आई डिडंट न्यू कि ये जो नमक हम किचन का प्रयोग कर रहे हैं, प्राचीन मिस्रवासी इस नमक का प्रयोग नहीं करते थे। वो अलग नमक था, इसको नेट्रॉन कहते हैं। उसमें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड 3/2/1 के रेशियो में मिलता है। ये जो किचन में आप सॉल्ट यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड केवल है विशुद्ध, थोड़ा आयोडीन मात्रा ज्यादा डाल दी जाती है ताकि गॉइटर ना हो। तो नमक ही अलग हो गया, मगर प्रयत्न रहा। फिर हमने भाई एक लैब बनाया अपने घर में, खुद सोडियम क्लोराइड कूटा, सोडियम कार्बोनेट कूटा, बाइकार्बोनेट कूटा, वेइंग मशीन में डाला। तब केमिस्ट्री पढ़ लेते तो कैसे है समझ में आता है। एंड मिक्स करके हमने, हमारी एक्वेरियम में एक मछली मर गई थी, उसकी मम्मी बनाई। उसको हर जगह लोगों ने, बाद में मीडिया ने कवर किया। एंड दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट्स एट एक्सपेरिमेंटल ममिफिकेशन। बाद में इसका एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी हमने आसाम के अहोम राजाओं की भी प्रणाली पर किया रिसेंटली, क्योंकि अहोम राजा जो आसाम के थे, ये भी अपने राजाओं के शव को तेल और शहद के एक मिक्सचर में डालते थे। जब तक उनके बड़े बड़े जो मैडोम टूम्स हैं, जो अभी अभी यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे लिस्ट हुए, वो बन ना जाए और राजा के शरीर को अंदर ना डाला जाए। बड़े बड़े कुंड बनाए जाते थे, उसके अंदर उनको शरीर को डाला जाता था। हमने इसकी भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करी। उसके बाद कुछ एग्जाम्स होते फॉर हार्वर्ड एंड ऑक्सफोर्ड दैट आर गिवन बाय पीपल इन क्लास 12th एंड ओवर, बट आई गेव इट इन क्लास 8th, द APs and the SATs, of course with the help of my school in Lucknow. CM is very kind of them. Uske baad I became more interested into world history and Egyptology came in. Then suddenly it came into my mind that if I'm into Egyptology, which is far away in Egypt, why shouldn't I be interested in Indian archaeology too? उसी समय इजिप्शियन बुद्धिज्म का रिसर्च आया, जहां हमें बौद्ध धर्म के अशोक सम्राट द्वारा भेजे जाने के कुछ प्रमाण मिस्र में मिले। उनके अभिलेखों में भी इसका विवरण है। ये विवरण है कि हाथी यहाँ से भेजे जाते थे दक्षिण भारत और गुजरात के रास्ते मिस्र। एक वहां पर पोर्ट, एक सी पोर्ट है, एक हार्बर है बंदर का, बेरेनिक, वहां पर ये हाथी उतारे जाते थे। वहां पर अभी भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा भी हमें प्राप्त हुई 2 साल पहले, मार्बल में बनी। हमें वहां से सिक्के मिले जिसमें भारतीय हाथी अंकित है। बहुत से ऐसे प्रमाण हमें मिलते हैं। तो सर्वप्रथम जो एक्सकवेशन का जो लुफ्त था वो हमें क्लास 8th 9th में मिल गया। So the ASI was kind enough, they allowed me to be a part of one of their excavations that was going on in the Indo-Pak border in Rajasthan. It was a Harappan site for MSR, border site है, बिंजौर नाम है उसका। So I was actually allowed, despite being a class 8 standard student, to go and join an excavation venture with the PhD students and the students of masters and PG diploma from the Institute of Archaeology, Delhi.
So it was a early Harappan site. Hmm. That was when I had my first excavation experience in India. Hmm. Harappan site. That too I went alone, and then it's the Indo-Pak border. Hmm. Different nostalgia Different you have. nostalgia, right. And there are fields and people all over around you. So different sensations you get, of course. Okay. Okay. So one last question, and I don't know इसको कितने subtle way में पूछा जा सकता है, but कुछ जो recent times में एक चीज एक बहुत डिबेट बोले या फिर एक प्रॉब्लम जो चल रही है वो ये है कि जो रिलीजियस सेक्ट्स हैं, कम्युनिटीज हैं, उनमें एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि आपके रिलीजियस साइट्स पहले आए कि हमारे रिलीजियस साइट्स पहले आए। और जब खुदाई होती है तो माना जा सकता है कि कभी शायद कोई रिलीजियस कम्युनिटी की कोई वर्शिपिंग प्लेस जो होगा वो पहले होगा, बाद में इन्वेडर्स आए एंड यू नो कल्चरल शिफ्ट था तो उसके वजह से शायद उनको तोड़ के कुछ और बनाया गया हो, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो पहले जो साइट है उससे पहले कुछ और भी एग्जिस्ट करता हो। सो इसके बारे में क्या कहना है, बिकॉज ये तो नेवर एंडिंग चीज है ना, यू डोंट नो एग्जैक्टली कि कहाँ पे क्या चीज मिलने वाली है एंड कौन सी चीज एग्जैक्टली ओरिजिनली वहां पे एग्जिस्ट करती थी, कौन सी चीज बाद में। इसके 3 दृष्टिकोण है, इसी के साथ हम पूर्ण मिलाप करेंगे। बिल्कुल। पहला जो दृष्टिकोण है वो यह कि एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में हमारी प्राथमिकताएं क्या है। हम इतिहास पे आ सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ किसी एक पंथ ने किसी दूसरे पंथ के, हम धर्म की बात नहीं कर रहे, किसी एक पंथ की किसी दूसरे पंथ के लोगों ने राजनीतिक वश या कह सकते हैं आक्रमणकारों द्वारा या फिर सामाजिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से एक जो ढांचा था, चाहे वो धार्मिक ढांचा हो जहाँ पूजा अर्चन होता हो, इबादत होती, उसको ध्वस्त किया और उसके ऊपर कुछ और बनाया जो उनके पंथ का था। बाद में पहले पंथ वालों ने बोला कि भाई ये हमारी जगह थी, फिर दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे। एक राष्ट्र के रूप में हमारी क्या प्राथमिकताएं हैं। आपके बगल में चाइना बैठा है, is going to be the largest economy very shortly. यूएस का हाल आप जान ही रहे। और एक ऐसे राष्ट्र के रूप में जो सदैव सदियों से अपनी सांझी विरासत को विश्व के सामने रखता आया है, उसकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। सारी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, उनका यह कर्तव्य होना चाहिए कि हम ऐतिहासिक प्रश्नों को हमारे विकास की प्रणाली से अलग रखें। अगर कोई ऐसा सिर्फ भारतवर्ष में नहीं है, तुर्की में भी चल रहा है हाया सोफिया पे, कि वो पहले एक चर्च था, एक कैथीड्रल था जो था, और उसको बाद में 1450 1451 के आसपास ऑटोमन तुर्की आए तो उन्होंने क्या किया, उसको मस्जिद बना दी। हाया सोफिया बिकेम अ मॉस्क। उसके बाद जब रिपब्लिक ऑफ टर्की आया मुस्तफा केमाल अतातुर्क के समय में, तो उसको फिर एक म्यूजियम बना दिया गया। अभी वहां के राष्ट्रपति ने फिर से उसको कुछ साल पहले मस्जिद बना दी। तो ये जो मामले उछालने का तरीका है, ये किस लिए, कौन करता है, क्यों करता है, ये हमें समझना चाहिए। क्या ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए? मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं इतिहास के दृष्टिकोण में। तो पुरातन सभ्यता हो या पुरातत्व विभाग हो, इन दोनों के ऊपर ये प्रश्न लगता आया है कि ये ढांचा पहले किसका था, बाद में किसका था, किसने तोड़ा, किसने जोड़ा। तो ये तो स्वाभाविक है कि भारतवर्ष में भाई कोई अगर सभ्यता पहले आई तो वो तो हर जगह अपनी चीज बनाएगी ना। हम सभ्यता की बात, धर्म की बात नहीं कर रहे, पंथ की बात नहीं कर रहे। बाद में 2000 साल पूर्व मान लीजिए कि यूनानी आए, उन्होंने भी अपनी चीजों को बनाया, कहीं भी गए तो बनाते ही है। बाद में मान लीजिए तुर्की आए, अरबी आए, अरबी तो सिंध तक ही रहेगा, तुर्की भारतवर्ष में अंदर तक आए। उन्होंने जो पुराने जो ढांचे थे उनको ध्वस्त किया और कहीं कहीं वहीं पर नए बना दिए, कहीं कहीं जो ध्वस्त थे उनको ध्वस्त ही रहने दिया। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, बख्तियार खिलजी ने उसको ध्वस्त किया, मगर ये भी मानना गलत नहीं होगा कि वो पहले से ही डिक्लाइन में था, क्योंकि बौद्ध धर्म पूर्ण भारतवर्ष से विलुप्त हो रहा था। और जो वज्रयान बौद्ध धर्म है, तंत्र बौद्ध धर्म है, वो ज्यादा प्रचलन में था। तो जो बंगाल के पाल वंश के राजा थे, ये तांत्रिक बौद्ध धर्म के, वज्रयान बौद्ध धर्म की अनुयायी थे। इनकी लड़ाई भी होती थी थेरावाडन से, जो हीनयान जिन्हें महायान वाले कहते हैं, तो आपस में भी सबकी लड़ाई होती थी। तो ढांचे कहीं बनाए गए, तोड़े गए और उनके ऊपर दूसरे बनाए गए। कभी कभी एक ही पंथ के दो राजा आपस में लड़ते थे तो एक दूसरे के मंदिर तोड़ते थे, ऐसा नहीं है।
आप दक्षिण भारत में राजराजा चोल के या राजेंद्र चोल के अभिलेखों को पढ़िए तो उसमें हमें ये जिक्र मिलता है, ये विवरण मिलता है कि उन्होंने भी गंगा वंश के राजाओं के, कलिंग के राजाओं के, फिर दक्षिण पूर्वी एशिया के बहुत से जो देश उन्होंने जीते समुद्री रास्ते से, उनके मंदिरों को उन्होंने कहीं कहीं ध्वस्त किया क्योंकि वो उनके अपोनेंट राजाओं ने बनवाए, और उनकी जो नायाब चीजें थी, जो मूर्तियां थी, जो देव स्थल थे या जो देव प्रतिमाएं थी, उनको अपने मंदिरों में उन्होंने लगवाया और पूजन अर्चन करवाया अपने आप को चक्रवर्ती के रूप में प्रस्तुत करने के लिए। हमें श्रीलंका के कुछ पुस्तकों से ये प्राप्त होता है कि 830-850 के आसपास ईस्वी, मतलब ये लगभग आज से 1200 साल पहले, श्रीरमार श्रीरवल्लभ नाम के एक पंड्य साम्राज्य के राजा थे, पंड्य राज्य के राजा थे, बिल्कुल दक्षिण छोर पे मदुराई उनकी राजधानी थी, जिन्होंने श्रीलंका पे आक्रमण किया। और उस समय श्रीलंका के राजा थे सेन एक प्रथम, उनके समय में श्रीलंका पे उन्होंने आक्रमण किया। बुद्ध की मूर्तियां थी, सोने की मूर्तियां थी, बहुत से बौद्ध स्थल थे जिनको उन्होंने ध्वस्त किया। जो नायाब मूर्तियां प्रतिमाएं थी उनको अपने यहाँ वो ले गए मदुराई। फिर सेन द्वितीय आए श्रीलंका के राजा, उन्होंने उस प्रतिक्रिया में, प्रतिशोध में, उन्होंने मदुराई पे अटैक करवा दिया और उन्होंने इस चीज का, जैसे हमें लेख में मिलता है, प्रयत्न किया कि जो बुद्ध की सोने की मूर्ति श्रीरमार श्रीरवल्लभ ने श्रीलंका से प्राप्त की थी वो वापस पुनः उनको प्राप्त हो जाए और वो वापस श्रीलंका ले जाए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो अलग अलग पंथ के राजा आपस में लड़ते थे। मुस्लिम शासकों में भी औरंगजेब ने गोलकोंडा और आपके तमाम दक्कनी सुल्तानों की मस्जिदों को ध्वस्त किया क्योंकि वो एक पंथ के नहीं थे। कभी कभी राजनीतिक कारण भी होते थे। हमें इतिहास को हर दृष्टिकोण से समझना चाहिए। एक आखिरी दृष्टिकोण ये है, एक छात्र के रूप में, कि हमारे इतिहास के या राष्ट्रीय विकास में जो प्रश्न है, जो लिस्ट है, जैसे हम कहते हैं प्रायोरिटी लिस्ट, कि सर्वप्रथम हमारे लिए क्या आवश्यक है, तो आज के समय में तो सबसे पहले हमें जो सर्वप्रथम सर्वाधिक हमारे लिए आवश्यक है वो ये है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को अपनी भावी सभ्यता के साथ अवगत कराएं। उनके अंदर जो एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि जो पाश्चात्य संस्कृति या वेस्ट से आ रहा है वो सब सही है और जो हमारा है वो सब खराब है, ये नहीं होना चाहिए। हमें हर चीज को एक ऐसे दृष्टिकोण से देखना चाहिए और फिर स्वीकृत करना चाहिए जो हमारे लिए लाभदायक हो, चाहे वो पश्चिम से आए, पूर्व से आए, इतिहास से आए या भूगोल से आए। जो आपके लिए लाभदायक हो हमें उस चीज का ग्रहण करना चाहिए, सुस्मरण करना चाहिए। ऐसे ही मुझे लगता है कि आज के समय में हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और पढ़ने की जो क्षमता है, आप खुद लिटरेचर की छात्रा हैं, जो किताबों से इश्क है वो इश्क सबसे बड़ा है। बिल्कुल। और लखनऊ वालों के लिए खाने का इश्क अलग है, मगर पढ़ने का इश्क, किताबों का इश्क अलग है। वो इश्क हम खोए ना। रीडिंग a lot is not enough, reading widely is not enough, reading wisely is the need of the hour. Correct. Okay, so Arsh, it was wonderful having you and pleasure. एंड बहुत मजा आई आपसे बात करके एंड आई होप और बात कर सकते हैं, बट जितना कुछ जाना इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आपके बारे में भी जाना थोड़ा हमने, आपकी रिसर्च के बारे में भी जाना एंड धर्म और पंथ के बीच में जो अंतर है उसको भी समझा। तो ये थी हमारी बतकही अर्श अली के साथ। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।